नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 37वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आरटीई 2009 का एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्लास क्रमांक 36 आप लोगों का ना आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 को बहुत अच्छे से और अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं जो थ्योरी है ना, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आज के इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए ना टोटल में 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, लेकिन इस 50 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो एक बात यकीन मानो, अगर आप लोग इस 50 क्वेश्चन को अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद दोबारा आप लोगों को इस टॉपिक से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीज़ों को उस प्रश्न में मैं इन्वॉल्व किया हूँ। तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों को आपके पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा और उसमें जो आंसर रहेगा वो पीडीएफ के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। आज के ये क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके तुरंत ही बाद में अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना आप। और अगर आप लोगों का आपका सिलेबस देखा हो ना, तो सामान्य ज्ञान के विषय में जो चीज़ आप लोगों को पढ़ना है वो खेल और योग शिक्षा और मूल्य शिक्षा के अंतर्गत जो आप लोगों को पढ़ना है वो देखो, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें जो पढ़ रहे हैं वो, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009, जिसे आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से जानते हैं। और इसका थ्योरी को आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में ना जितने भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और जो आप लोगों को पढ़ाना छूट गया होगा ना, मतलब इस टॉपिक में अगर किसी चीज़ को कवर नहीं किया होगा ना, तो इन प्रश्नों के माध्यम से उसको आप लोगों को सरल तरीके से समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो कंटिन्यू आप लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए। और ये जो क्लास है ना, मतलब आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को केवल अभी ही नहीं काम आने वाला, आप लोगों को जब ना एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब, जब आप लोगों का काउंसलिंग होगा तब, कैसे काउंसलिंग करना है ये, उसके बाद आप लोग 2 साल का डीलेड या बीएड करोगे तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अलग अलग जो फाइल है वो कैसे बनाना है, कैसे कैसे वहाँ का कार्यक्रम होता है, 2 साल में क्या क्या आप लोगों को एग्ज़ाम जो ईयरली होता है आपका उसमें कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम दिलाना है, कैसे रिटर्न में लिखना है। उसके अलावा आप लोगों को सीजी टेट सी टेट भी तो दिलाना है जी बाद में, तो उसका आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों का जो क्लास है इसी में देखने को मिलेंगे, इसी चैनल में। उसके अलावा शिक्षक भर्ती में कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। तो आप लोगों को पूरे जब तक शिक्षक नहीं बन जाते तब तक कि आप लोगों के साथ रहूँगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन रहेगा ना, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगा वो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे मिलता रहेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो तो शिक्षक बनने से रिलेटेड जितने भी प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन है इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आप ही की भलाई होने वाला है, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। आईसीडीएस कार्यक्रम खालिस्तान आयु के समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 10 वर्ष या ऑप्शन डी 10 वर्ष से ऊपर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 0 से 6 वर्ष, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आईसीडीएस कार्यक्रम खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। अब आप लोग ये जान लो कि आईसीडीएस कार्यक्रम क्या है और ये 0 से 6 वर्ष बच्चों के लिए उपलब्ध है, आखिर ये क्यों है? तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आईसीडीएस का सबसे पहले फुल फॉर्म को जान लो। आईसीडीएस के फुल फॉर्म का जो मतलब होता है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। क्या? तो इंटीग्रेटेड
चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। अब जान लो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं कहा जाता है। क्या? तो समेकित बाल विकास सेवाएं, ये जो ICDS है उसका फुल फॉर्म है हिंदी में। अब ये ICDS क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। भारत सरकार का एक प्रमुख ये कल्याणकारी कार्यक्रम था, योजना था, जिसका जो शुरुआत है ना वो 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 1975 में ये जो कार्यक्रम है उसका शुरुआत किया गया था। और ये जो कार्यक्रम है ना वो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए, गर्भवती महिला होंगी उनके लिए, और उसके अलावा जो स्तनपान कराते हुए जो महिला होंगे ना तो उसके स्वास्थ्य और पोषण के लिए ना प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ये जो काम है वो किया जाता है, जिसके अंतर्गत ना कुपोषण को दूर करना और बालक की मृत्यु दर को कम करना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसको जो भी पौष्टिक आहार है वो उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना पौष्टिक जो आहार है उस पर ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, बीमारी के लिए टीकाकरण के लिए जो भी होता है ना वो कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा स्वास्थ्य की जांच भी किया जाता है बच्चों और माताओं को नियमित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। और ये जो कार्यक्रम है ना जिसका मुख्य केंद्र होगा वो 0 से 6 वर्ष के जितने भी बालक हैं ना उनके लिए ये कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, और इसका जो फुल फॉर्म है उसे आप लोग नोट करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकृष्ट प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा पहली, ऑप्शन बी शाला की प्रथम कक्षा में, ऑप्शन सी शाला की समस्त कक्षाओं में, या ऑप्शन डी कक्षा 1 तथा 2 में। तो क्या इसका आंसर होगा? और आप लोगों को इसका थ्योरी में भी अच्छे से बता दिया हूँ इसके बारे में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी शाला की प्रथम कक्षा में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकृष्ट प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो आप लोगों को जब मैं इसका थ्योरी पढ़ा रहा था RTE 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 का, तो उसमें आप लोगों को बताया था ना कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उस प्राइवेट स्कूल का जो 25% हिस्सा होगा, जितना भी प्राइवेट स्कूल में सीट होगा उसका 25% जो हिस्सा होगा वो गरीब वर्ग मतलब जो वंचित वर्ग की जो बालक है ना तो उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा, और उनसे किसी भी प्रकार से जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये आप लोगों को उसके थ्योरी में बताया था। जितने भी प्राइवेट स्कूल है सारे स्कूल में किया जाएगा, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो शाला की प्रथम कक्षा से, मतलब जो भी बालक है ना अगर वो कक्षा पहली से अगर RTE के तहत भर्ती लेगा, 25% सीट में अगर भर्ती लेगा तो प्राइवेट स्कूल में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 12वीं तक के उसका जितना भी फीस वगैरह लगेगा ना वो सारे का सारा जो है वो गवर्नमेंट वहन करेगा, प्राइवेट स्कूल उनसे नहीं लेगा, और वो जो बालक है उनको फ्री में जो एजुकेशन है वो दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो ये 25% जो स्थान है वो प्राइवेट स्कूल में क्या है, आरक्षित रखा गया है। और वही किस कक्षा से स्टार्ट होता है, तो शाला की प्रथम कक्षा मतलब पहली से स्टार्ट होता है। अगर आप सोचोगे ना कि नहीं मेरा बच्चा ना कोई भी दूसरा स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में दूसरी तीसरी चौथी पढ़ रहे हैं, उसके बाद कक्षा 5वीं में प्राइवेट और RTE में भर्ती करा दूं, तो वो नहीं होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जिन बालकों को अगर RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ाना चाहते हो तो उसको कक्षा पहली से ही एडमिशन दिलाया जाएगा। बीच में किसी भी कक्षा में एडमिशन दिलाओगे और सोचोगे कि वो RTE के तक पढ़े तो ये पॉसिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, जो भी बालक होगा वो कक्षा पहली से 12वीं तक की डायरेक्ट पढ़ेगा, बीच में उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये इसका स्कीम को रखा गया है। तो ये शाला की प्रथम कक्षा से ये करेक्ट हो जाएगा। ये सोचोगे अगर आपकी शाला की समस्त कक्षाओं में, तो ये नहीं होगा। समस्त कक्षाओं में क्या मतलब ये हो जाता है कि बीच में आप उसको एडमिशन दे दोगे, नहीं होता। ये शाला की प्रथम कक्षा से ये जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो प्रथम कक्षा को ये जो मान्यता मिला है ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए
प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। तो आपको बताना है कि बेसिक शिक्षा या नई तालीम का और क्या नाम है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति, ऑप्शन सी वर्धा शिक्षा योजना या ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी वर्धा शिक्षा योजना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का जो अन्य नाम है ना, वो वर्धा शिक्षा योजना, ये करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और अगर आप लोगों को ना ये बेसिक शिक्षा या नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना क्या है, अगर आप लोगों को ये समझाओ ना, तो महात्मा गांधी की भारत को जो देन है, मतलब महात्मा गांधी जी ने ना बेसिक शिक्षा या वर्धा जो शिक्षा योजना है या नई तालीम है, ये उन्होंने दिया था। जो क्या करता था, महात्मा गांधी ने ना बुनियादी शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य माना है। क्या? तो महात्मा गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा है ना, उसे अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य माना है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही वर्धा शिक्षा योजना माना जाता है, नई तालीम माना जाता है या बुनियादी शिक्षा माना जाता है। इन तीनों नामों से जाना जाता है। और ये तीनों नाम को किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्धा शिक्षा योजना की जो सोच है वो किन्होंने रखी, या वर्धा शिक्षा योजना का जो विचार है वो किसने रखा था? तो वो महात्मा गांधी ने रखा था। इसका और अन्य क्या नाम है? तो वो बेसिक शिक्षा नाम है, और अन्य जो नई तालीम है ना, वो भी नाम है। तो इन तीनों नाम को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 से इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में ना 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक होंगे उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा आप लोगों को अगर ना इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अगर आप लोगों को समझाऊं ना, तो भारतीय संविधान के भाग 3 कितना, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 86वें संविधान संशोधन, कब? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 को क्या किया गया था? इसका संविधान संशोधन किया गया था। और इसमें ना जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, जो प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को दिया जाएगा, उसको अनुच्छेद 21A में रखा गया है। क्या? तो अनुच्छेद 21A में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो बात है वो कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है कि जितने भी भारत के बालक होंगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बालक होंगे, उन सारे बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 21A में किया गया है। और ये कब संशोधित हुआ था? तो वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21A में रखा गया था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को। ये आप लोगों को याद रखना है। और 21A जो अनुच्छेद है वो कौन से भाग में है? तो वो भाग 3 में है। ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, खासतौर से ये जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात किस में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा थोड़ा सा अनुच्छेद 26 के बारे में आप लोग जान लो। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो नागरिकों को उनके धार्मिक मामलों में प्रबंधन की आज़ादी दिया है। क्या? तो भारत में जितने भी नागरिक हैं ना, उनको उनके धार्मिक जो मामले होंगे उनमें प्रबंधन की आज़ादी दिया है। मतलब वे अपने धर्म को स्वतंत्र पूर्वक मान सकते हैं, उसमें अपना जो भी ना पूजा पाठ, पूजा अर्चना, जो सारा चीज़ है उसके उनको आज़ादी दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 में क्या है, आप लोग ये जान लो। अनुच्छेद 15 में प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से काम करने, अपने मनपसंद का काम करने का और चुनने का क्या है, अधिकार दिया गया है। उसके अलावा अपने व्यवसाय को
आगे बढ़ाने का अधिकार है इसमें। ठीक है, मतलब यह है स्पष्ट रूप से कि आपको अपने इच्छा मुताबिक ना कहीं भी काम करने का अधिकार है। चाहो ना तो काम वहाँ कर सकते हो, नहीं चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है। तो ये अनुच्छेद 15 में व्यक्त किया गया है, बोला गया है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से जितने भी कम आयु के बच्चे होंगे उनको बाल्यावस्था का देखभाल और शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। क्या? तो 6 वर्ष से जितने भी बालक कम होंगे ना उन सारे बालकों को क्या किया दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा दिया जाएगा। उन बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखभाल और शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बालवाड़ी और आंगनवाड़ी जैसे योजना का शुरुआत किया गया है ताकि 6 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बालक हैं वो स्कूल का माहौल उनको मिल पाए और खेल खेल में जो भी चीज़ है वो सीख पाए। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रावधान रखा गया है इसमें। तो अनुच्छेद 45 में जो है उसको आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां को अब आप ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। ऑप्शन बी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की है। ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। या ऑप्शन डी, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना उसको व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। ये जो प्रश्न है उसको क्यों विलोपित किया गया था ये जान लो सबसे पहले आप। प्रश्न में क्या बोला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन इसमें गलत है बोला है। तो ये चारों की चारों जो कथन है ना वो करेक्ट है, सही है, किसी भी प्रकार से गलत कथन इसमें नहीं है। कैसे? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए को पढ़ो, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकता। तो आप लोगों को मैंने थ्योरी में बताया था ना कि सरकारी जो भी शिक्षक होंगे स्कूल में पढ़ाने के अलावा किसी भी प्रकार से अलग से ट्यूशन संस्था नहीं चला सकता, ये उसको मनाही है। अगर ऐसा करते पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही किया जा सकता है। आप लोगों को मैंने थ्योरी में बताया था ना, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी को पढ़ो, बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की है। तो मुफ्त और अनिवार्य जो शिक्षा देने की जिम्मेदारी है वो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार का है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार का है। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को पढ़ो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। विशेष आवश्यकता वाले का मतलब ये होता है कि जो भी दिव्यांग बालक होंगे ना, है ना, तो वो सारे बालकों की शिक्षा के लिए जो उम्र है 14 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष तक की कर दिया गया है। जो नॉर्मल बालक होंगे उसको 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की उनको शिक्षा दिया जाएगा, जो नॉर्मल बालक है। लेकिन जो भी बालक विशेष आवश्यकता वाले हैं अर्थात दिव्यांग बालक है, उन बालकों की जो शिक्षा है ना वो 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की उसका जो पढ़ाई की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुफ्त उनको 12वीं तक की जो शिक्षा है वो दिया जाएगा, बोला गया है इसमें। तो ये भी इसमें करेक्ट है, आप लोगों को मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया हूँ इसके बारे में। उसके अलावा अंतिम डी को पढ़ लो, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। ये भी आप लोगों को बताया था ना कि मान के चलो कोई भी बालक है अगर दूसरी तीसरी 5वीं तक की पढ़ा, ठीक है, उसके बाद अचानक इन्हीं कारणवश उसको स्कूल को छोड़ना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा, हो सकता है फैमिली की वजह से हो, कमाने खाने जाने की वजह से हो। अब उसके माता पिता 5 वर्ष के बाद वो चाहते हैं कि मेरा बालक दोबारा पढ़े। जब उन्होंने 5वीं पढ़ा था तब उसका जो उम्र है वो 11 वर्ष था। अब 5 वर्ष उन्होंने गैप दे दिया तो अब वर्तमान में उसका जो उम्र है वो 16 वर्ष है और केवल वो 5वीं पढ़ करके छोड़ दिया है। अब उसका उम्र 16 वर्ष के आसपास है, अब वो दोबारा पढ़ना चाहता है। तो क्या वो 5वीं या 6वीं में एडमिशन लेगा? नहीं, उसका जो उम्र है उसके अनुसार उसको उस कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। तो उसको कौन से कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा? तो ये पहले 5वीं में पढ़ रहा था, अब उसका पहले जो उम्र है वो 11 वर्ष था, अब उसका जो उम्र है वो 16 वर्ष हो गया। तो 16 वर्ष की उम्र में कितना पढ़ेगा जो बालक है वो लगभग वो 9वीं या 10वीं की जो कक्षा है ना उसमें वो एडमिशन लेगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, मतलब RTE 2009 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों को उसके उम्र के अनुसार उसके जो
स्कूल है ना उसमें प्रवेश दिया जाए, ये बोला है। तो उसका उम्र अगर 16 वर्ष है तो उसको 9वीं या 10वीं की कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट होने की वजह से ये जो प्रश्न क्रमांक 5वां है ना उसको व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। और ये जो है ना वो सीजी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे ना कि ऐसे प्रश्न विलोपित है, फिर भी आप लोगों को कोई ना कोई ऑप्शन को टिक मार के आना है। क्यों? पहली बात, आप लोगों का माइनस मार्किंग ये जो एग्ज़ाम वो नहीं है। दूसरा ये है कि अगर अगर बोनस मार्क्स दिया जाएगा तो जो लोग टिक मारे रहेंगे ना, चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, तो उनको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। अगर नहीं देंगे तो किसी को भी नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर आपको पता चले ना कि इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर भी किसी एक को आप लोगों को टिक मार के आना है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को अब आप ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जहां उनकी जीवन शैली के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन बी, आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ। ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। या ऑप्शन डी, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब ये होता है दिव्यांग बालक। जो भी दिव्यांग बालक होंगे उसको कैसे पढ़ाना चाहिए और कहाँ पढ़ाना चाहिए? तो उनको उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा में उनको पढ़ाया जाना चाहिए। अब समावेशी शिक्षा क्या होता है ये भी आप लोग जान लो, थ्योरी में मैं पढ़ा दिया हूँ। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक स्कूल में एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा सभी बालकों को एक साथ बिठा करके पढ़ाना। और वे जो बालक होंगे वो अलग अलग जाति, धर्म, वंश, समुदाय, अलग अलग जो पढ़ने वाले बालक है वो अलग अलग बुद्धि लब्धि के जो बालक है वो सारे बालकों को एक साथ ना एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा जब पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो भी विशेष आवश्यकता वाले बालक होंगे उनकी जो शिक्षा है वो किस में होगा? तो वो समावेशी शिक्षा के माध्यम से होगा। सभी बच्चों को एक साथ बिठा करके पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि अगर कोई भी दिव्यांग बालक है या समावेशी बालक होंगे ना, उनको कभी ये ना लगे कि मैं बाकियों से अलग हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, ये फील ना हो। तो इसीलिए सारे लोगों को एक साथ बिठा करके पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन ए, निःशक्त बच्चे। ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे। ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। या ऑप्शन डी, बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अर्थात आरटीई 2009 लागू नहीं होता। तो लागू जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे इसमें करेक्ट हो जाता। अगर इसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चे अगर इसमें लिखा होता और दिव्यांग बालक लिखा होता तो भी ये करेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें 14 से 18 वर्ष बोला है तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ये जो है ना वो आरटीई 2009 है उसमें लागू नहीं होता है। बाकी निःशक्त बच्चे में आरटीई लागू होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों में भी आरटीई लागू होता है। उसके अलावा बच्चों की नियमित उपस्थिति में भी क्या होता है? आरटीई लागू होता है। जो लागू नहीं होता वो 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे में लागू नहीं होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा। ऑप्शन सी, समेकित शिक्षा। या ऑप्शन डी, कोई नहीं।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए जो कहा गया है वो समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को समझा दिया होना कि समावेशी शिक्षा क्या होता है कि एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा जितने भी जाति, वंश, धर्म, समुदाय वाले जो बालक रहते हैं ना, कोई एक बार में सीखता है, कोई बार बार पढ़ाने पर सीखता है ना। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं ना, सारे बालकों को एक साथ ना एक कक्षा में रखकर एक शिक्षक द्वारा बिना किसी भेदभाव के जब पढ़ाया जाता है तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ताकि जो भी दिव्यांग बालक है ना उसको कभी ये ना लगे कि मैं दिव्यांग हूँ या किसी प्रकार से अलग हूँ, ये फील ना होना। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से सारे बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ये जो ऑप्शन प्रश्न है ना वो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि, आप लोगों का जो विषय उसमें भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ अगर बताऊँ ना तो आप लोगों का RTE मतलब राइट टू एजुकेशन 2009, उसके अलावा NEP 2020, उसके अलावा NCF 2005, ये तीनों के तीनों आप लोगों का सामान्य ज्ञान के विषय में ये आप लोगों का टॉपिक है। उसके अलावा आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें दोनों सब्जेक्ट का आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा ये जो टॉपिक है उसको। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ऑप्शन ए 30 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 42 घंटे या ऑप्शन डी 50 घंटे। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर के कार्य करना है। तो प्राथमिक विद्यालय मतलब पहली से लेकर के 5वीं का जो विद्यालय है ना, तो उसमें प्रति सप्ताह 45 घंटे का कार्य योजना बना करके बच्चों को पढ़ाना शामिल है। और आप लोगों को प्राथमिक कक्षा के बारे में बताया था ना कि पहली से 5वीं तक की जो शिक्षक होगा उसको क्या क्या करना होता है। पूरे एक साल में कम से कम 200 दिन उसको स्कूल जा करके कार्य करना पड़ेगा, 200 दिन एक साल में। और प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? तो पर डे 4 घंटा उसको कार्य करना पड़ेगा, शिक्षण कार्य जो है वो। और शिक्षण कार्य जो है ना उसमें अंतर्गत उसका ऑफिस का जो वर्क है वो भी शामिल हो जाएगा, बच्चों को जो पढ़ाना है वो भी शामिल हो जाएगा, स्कूल के मैदान में जो बच्चों को खेल खिलाना होगा, एक्टिविटी कराना होगा, वो भी इसमें शामिल होता है। तो प्रतिदिन 4 घंटे का शिक्षण योजना का कार्य जो है वो कराना पड़ता है एक प्राथमिक स्कूल के विद्यालय के जो शिक्षक होंगे उनको। उसके अलावा टोटल कितने घंटे उसको पढ़ाने पड़ते हैं एक साल में? तो एक साल में टोटल उसको 800 घंटे उसको पढ़ाना होता है। पढ़ाने का मतलब शिक्षण कार्य से, और शिक्षण कार्य में तमाम एक्टिविटी स्कूल में जो किया जाता है वो ऐड होता है, केवल पढ़ाना ही उसका कार्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके अलावा जो भी शिक्षक 6वीं से 8वीं तक की जो शिक्षक बनेगा ना तो उसका कार्य के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। तो मिडिल स्कूल में जो भी शिक्षक होगा उसका जो कार्य होगा वो एक साल में 220 दिन उसको कार्य शिक्षण योजना बना करके स्कूल जाना होगा, पढ़ाना होगा, 220 दिन एक साल में। उसके अलावा प्रतिदिन कितने घंटा उसको पढ़ाना होगा, शिक्षण कार्य कराना होगा? तो 4.5 घंटा उसको प्रतिदिन शिक्षण कार्य कराना होगा जो मिडिल स्कूल के शिक्षक होंगे उसको। और टोटल कितने घंटे शिक्षण कार्य कराने होंगे एक साल में? तो टोटल 1000 घंटे उनको शिक्षण कार्य कराना होगा। और ये जो शिक्षण कार्य है उसमें खेल कूद, ऑफिस का वर्क और बच्चों को पढ़ाना, ये तीनों शामिल होगा इसके अंतर्गत। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, आप लोगों को डिटेल से इसीलिए बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को जो मैं ये ऑप्शन प्रश्न पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम वही पूछे। आप लोगों को कुछ और पूछा जा सकता है, कि मिडिल स्कूल के शिक्षक को टोटल एक साल में कितने दिन का जो शिक्षण कार्य है वो कराना होता है। तो याद रखना है आप लोगों को 220 दिन कराना होता है। प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाते हैं मिडिल स्कूल के शिक्षक जो होते हैं वो? तो 4.5 घंटे पढ़ाते हैं, याद रखना है। टोटल एक साल में कितने घंटे पढ़ाने होते हैं मिडिल स्कूल के शिक्षक को? तो 1000 घंटे पढ़ाने होते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो ऐसे अलग अलग जो प्रश्न है ना वो कूट आधारित में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जितना भी डाटा बताया हूँ चाहो तो उसको नोट करके आप लोग रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा में इंपीरियल काउंसिल
काउंसलिंग में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, इन्होंने क्या किया था 1910 में? कब? तो मार्च 1910 में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार संबंधी जो बिल है ना, जो धारा है, वो प्रस्तुत किया था। आप लोगों को याद रखना है इंपीरियल काउंसिलिंग में या सभा में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, मार्च 1910 में प्रस्तुत किया था सबसे पहला शैक्षिक इतिहास का जो प्राथमिक जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, उसको। तो ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो आप लोग नोट करके भी रख सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को अब ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ऑप्शन ए विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, ऑप्शन बी विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, ऑप्शन सी अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, ऑप्शन डी अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बालकों को विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु, तो कोई भी अगर बालक है, मान के चलो 5वीं तक की उन्होंने पढ़ा है और 5वीं पढ़ते हुए उसका जो एज है वो 11 वर्ष हो गया, लेकिन किन्हीं वर्ष उन्होंने ना क्या किया, जो स्कूल है उसको ड्रॉप कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया। अब वे 5 साल बाद फिर आता है, तब उसका जो उम्र है वो 16 वर्ष हो जाता है। अब वो पढ़ना चाहता है तो उसको किस कक्षा में भर्ती दिया जाएगा? तो उसको 9वीं या 10वीं जो कक्षा है ना, उसको उम्र के अनुसार उसको भर्ती दिया जाएगा। लेकिन भर्ती देने के बाद उसको क्या किया जाएगा? विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा उसको, ताकि क्या है 5-6 साल से जो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, ताकि वे लोग कुछ सीख सके। तो इसीलिए उनको अलग से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा कुछ महीनों का, ताकि वो जो 5-6 साल जो उन्होंने गैप किया है ना, लगभग 6वीं 7वीं 8वीं उन्होंने जो गैप किया उसको फिल किया जा सके, उसको भरा जा सके। तो इसके लिए उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा कुछ महीनों के अंतर्गत, ताकि वो जो है ना वो अच्छे से पढ़ सके और जो भी गैप है उसको फिल किया जाए। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में उसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो भी बालक जो है ना वो स्कूल को ड्रॉप कर दिया होता है या कोई भी स्कूल नहीं गया होता है, तो उन बालकों को ना उसके आयु के अनुसार उनको ना उचित कक्षा में एडमिशन दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आयु वर्ग के अनुसार कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? ऑप्शन ए नृत्य कला केंद्रित, ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित, ऑप्शन सी पुस्तक कला केंद्रित या ऑप्शन डी संगीत कला केंद्रित। तो प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हस्तकला केंद्रित कलेक्ट हो जाएगा। कैसे? बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो बेसिक शिक्षा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। वर्धा शिक्षा योजना किसने दिया था? तो वो भी महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और महात्मा गांधी ने ना बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम बताया था वो हस्तकला केंद्रित होगा। हस्तकला केंद्रित का मतलब होता है कि हाथों से जो भी कला किया जाता है ना, मतलब किसी प्रकार की जो कुटीर उद्योग है ना, जो छोटे छोटे जो चीज़ बनाते हैं, जैसे बांस का कई चीज़ें बनाया जाता है, टोकरी वगैरह, या कोई भी जो शोपीस वाला जो प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है, या ऊन वगैरह से जो बनाया जाता है ना जी, जो चरखा से बनाया जाता है। इस प्रकार से जो हस्तकला है ना, जो हाथों से खुद बनाया जा सकता है, तो इस प्रकार की जो कला है ना उस पर ज़्यादा जोर दिया है उनको, ताकि इसी को वो ना बेसिक शिक्षा का है, ताकि बच्चे जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेसिक शिक्षा से क्या होगा, जब बालकों को बेसिक शिक्षा दिया जाएगा, हस्तकला सिखाया जाएगा, तो वो क्या होगा, उस स्किल में पारंगत होगा और आगे चल करके स्वयं का जो उद्योग है, जो व्यवसाय है, वो कर पाएगा। अगर उसके हाथ में किसी प्रकार का स्किल होगा तो वो कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता को परिपूर्णता में विकास करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने ना कथन दिया था, बोला था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है। ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। ऑप्शन सी सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है, समान शैक्षिक अर्थ मतलब एक समान बिना किसी भेदभाव के। शैक्षिक मतलब शिक्षण कार्य जो है ना, मतलब पढ़ाने में, शिक्षा देने में, इसका अर्थ क्या होगा? तो सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना बिना किसी भेदभाव के। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उपयुक्त सभी करेक्ट नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा? तो बी को जानो, प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। तो ये तो हो सकता है एक बार, लेकिन ऑप्शन ए को भी पढ़ लीजिए। शिक्षा का वह प्रकार जिसके लिए समान अवसर, जिसके लिए कोई उपयुक्त हो। तो कोई भी उपयुक्त चीज़ें थोड़ी ना कराओगी जी, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। ये इसमें नहीं होगा, इसके वजह से उपयुक्त सभी को नहीं लिया गया है। ठीक है, तो समान शैक्षिक अवसर का जो मतलब होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा या ऑप्शन डी एकांकित शिक्षा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है, तो वंचित छात्रों को, वंचित मतलब ना किसी प्रकार से जो अलग जो छात्र है ना, मतलब मान के चलो किसी भी प्रकार से अगर वो सामाजिक रूप से वंचित हो, मतलब पिछड़ा हुआ हो, और कोई भी बालक जो सर्व सुविधा युक्त हो, तो दोनों बालकों को एक साथ एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने का क्या मतलब होगा जी? तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है ना। आप लोगों को समझाया हो ना कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं सीख ना रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपने लौ में न जले। यह कहा है? ऑप्शन ए एम के गांधी ने, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन ने या ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर ने। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए। मैं आप लोगों को फिर विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं लगातार अपने लौ में न जले। तो यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की गई है। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1957 या ऑप्शन डी 1995।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 1995 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की गई थी, तो वो 1995 में किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद क्या है आप लोग ये जान लो। ये जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है ना उसको NCTE के नाम से जानते हैं, और NCTE का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। क्या? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो 17 अगस्त 1995 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और इसका जो मुख्यालय है ना वो नई दिल्ली में है, और इसका कार्य के बारे में जान लो या इसका जो भूमिका है इसके बारे में जान लो। अभी आप लोग जो बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करने वाले हो ना तो उसका जो मानदंड है ना उसमें कौन सी पात्रता है, कौन योग्यता है, इसका जो निर्धारण है वो कौन करता है? तो वो NCTE करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है ना वो इसका क्या करता है, इसका जो एलिजिबिलिटी है ना, जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित करता है कि कौन से आयु वर्ग के जो बालक है वो बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे, या शिक्षक बनने के बाद उसका जो प्रशिक्षण है वो कैसा होगा। ये तमाम जो चीज़ है ना वो NCTE जो है ना वो उसके गाइडलाइन में होता है, इसके अंडर में होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी 1995 जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को ना ये प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर के ना जितना भी प्रश्न है ना आप लोगों को लगभग 30-40 प्रश्न और आप लोगों का इसमें है, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना, एक बार केवल इसको आप पढ़ लेना, और इसका जो आंसर रहेगा ना वो मैं अपने PDF के लास्ट में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना, कम से कम एक बार आप लोगों को उसको पढ़ना ज़रूरी है। इसमें से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को ना टोटल 25 प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को ना लगभग 40 प्रश्न मैं आप लोगों की PDF में डालूंगा उसमें, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एटलीस्ट आप लोगों का ना ये मान करके चलना ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है बोल करके आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी में से ही इसमें से पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है और ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और आप लोग अगर ये व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो ना तो जुड़ सकते हो व्हाट्सअप में। आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना तो उसमें आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो, और जितना सारा क्लास हो गया सारी क्लास का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और अभी का जो PDF है वो भी आप लोगों को तुरंत ही व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।